हेलो एवरीवन, एक बार फिर आप लोगों का कार्तिक स्वागत है मेरे चैनल फिल्मी कुलविंदर सिंह पर। आज हम बात करेंगे इंसाफ का तराजू फिल्म की बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट, अननोन फैक्ट्स और रेयर इन्फॉर्मेशन के बारे में। दीपक पराशर राजबब्बर के लिए हिंदी फिल्म उद्योग में प्रवेश का पहला कदम साबित हुए। एक शीर्ष मॉडल होने के नाते दीपक के उद्योग जगत में अच्छे संपर्क थे। प्रतिभाशाली राजबब्बर इस उद्योग में अपेक्षाकृत नए थे। फिल्म आप तो ऐसे ना थे कि शूटिंग के दौरान दीपक और राज पर मोहित हो गए। दोनों की केमिस्ट्री बेहद आकर्षक थी। दीपक ने 1981-82 के दौरान उन्हें कई दो नायक वाली फिल्मों में मुख्य भूमिकाएं दिलवाई, जिनमें निगाह, इंसाफ का तराजू और अरमान शामिल हैं। लिपस्टिक का रीमेक। पद्मिनी कोल्हापुरी ने जीनत अमान के साथ बाल कलाकार के रूप में काम करते हुए जिन 3 फिल्मों में अभिनय किया, उनमें से ये आखिरी फिल्म थी। देवानंद की फिल्म इश्क 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 और सत्यम शिवम सुंदरम अन्य 2 फिल्में हैं। पद्मिनी के प्रमुख अभिनेत्री बनने के बाद उन्होंने कभी किसी फिल्म में साथ काम नहीं किया। अब कई साल बाद वह एक ही फिल्म पानीपत में साथ नजर आए, हालांकि उनके कोई दृश्य साथ में नहीं थे। राज बब्बर ने 70 के दशक के अंत में फिल्म साइन की थी और वो बेहद खुश थे। चोपड़ा ने उन्हें बताया था कि इंसाफ का तराजू से वह फिल्मों में डेब्यू करेंगे, लेकिन एक बात उन्हें अंदर ही अंदर परेशान कर रही थी। उन्होंने बी आर चोपड़ा को यह नहीं बताया था कि उन्होंने पहले ही कुछ छोटी मोटी बी ग्रेड फिल्में साइन कर ली हैं। एक दिन घबराए और राज बब्बर ने आखिरकार चोपड़ा को इसके बारे में बताने का फैसला किया। बी आर चोपड़ा को इस बात की पहले से ही जानकारी थी, इसलिए वो खूब हंसे। राज बब्बर अपनी मां के साथ दिल्ली में फिल्म के प्रीमियर में शामिल हुए। जीनत अमान के साथ फिल्माए गए विवादास्पद बलात्कार के दृश्य के दौरान दर्शकों ने ज़्यादा प्रतिक्रिया नहीं दी, लेकिन पद्मिनी कोल्हापुरी के साथ फिल्माए गए क्लाइमैक्स के विवादास्पद बलात्कार के दृश्य के दौरान सिनेमा हॉल में मौजूद दर्शकों ने उनके किरदार को इतनी गालियां दी कि उनकी मां की आंखों में आंसू आ गए। यह फिल्म भारतीय सिनेमा में एक मील का पत्थर थी। यह बलात्कार जैसे सामाजिक मुद्दे पर बनी पहली फिल्म थी। हालांकि फिल्म को लेकर यह बहस छिड़ी रही है कि बलात्कार का इसका ग्राफिक चित्रण वास्तव में विचारोत्तेजक था या केवल उत्तेजना पैदा करने वाला। जब बी आर चोपड़ा ने दीपक पराशर को फिल्म का प्रस्ताव दिया था तो वह नकारात्मक भूमिका करना चाहते थे, क्योंकि लेखक ने इसकी सिफारिश की थी, लेकिन चोपड़ा उन्हें नायक की भूमिका के लिए चाहते थे क्योंकि वह एक लोकप्रिय मॉडल थे। राज बब्बर को इससे पहले विजय सदाना की फिल्म 100 दिन सास के में देखा गया था और फिल्म के क्रेडिट टाइटल में यह उल्लेख किया गया था कि राज बब्बर को उस फिल्म में पेश किया गया। फिल्म की शुरुआत में धर्मेंद्र का एक सैनिक के रूप में नजर आए, गेस्ट अपीयरेंस के तौर पर। नसीरुद्दीन शाह को फिल्म में राज बब्बर की भूमिका की पेशकश की गई थी, लेकिन शेड्यूल अल्बर्ट पिंटो को गुस्सा क्यों आता इससे टकरा गया। बी आर चोपड़ा ने इंसाफ का तराजू की शूटिंग में देरी करने से इनकार कर दिया और राज बब्बर को साइन कर लिया। राज बब्बर ने इस फिल्म में एक बलात्कारी की भूमिका निभाकर अपने फिल्मी कैरियर की शुरुआत की। इस फिल्म का निर्देशन बी आर चोपड़ा ने किया था और यह मुंबई के सिर्फ एक सिनेमा हॉल में रिलीज़ हुई थी। प्रचार प्रसार के चलते लोग इसे देखने के लिए उमड़ पड़े और यह फिल्म जबरदस्त हिट साबित हुई। इसका कारण फिल्म का विषय, निर्देशक और जीनत अमान और पद्मिनी द्वारा किया गया बोल्ड सीन था। बी आर चोपड़ा ने किम को फिल्म का प्रस्ताव दिया था, लेकिन उन्होंने इसे ठुकरा दिया। गीतकार सैयद लुधियानवी बी आर चोपड़ा की लगभग सभी फिल्मों में नजर आए। गाने उन्होंने लिखा करते थे अक्सर। इंसाफ का तराजू उनकी आखिरी फिल्म थी जिसके लिए उन्होंने बी आर चोपड़ा के लिए गाने लिखे थे। इस फिल्म में सिमी ग्रेवाल ने एक वकील की छोटी लेकिन महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। रविंदर जैन ने बी आर चोपड़ा की केवल 2 फिल्में पति पत्नी और वो और इंसाफ का तराजू के लिए संगीत तैयार किया था। बी आर चोपड़ा और जीनत अमान ने 2 फिल्में धुंध और इंसाफ का तराजू में साथ काम किया। किम ने फिल्म को अस्वीकार कर दिया क्योंकि एनएनसीपी चाहती थे कि वही रात उनकी पहली रिलीज़ हो। जीनत अमान को फिल्म में एक साहसी महिला प्रदान
किरदार निभाने के लिए वितरण हिस्सेदारी मिली। राज बब्बर ने बताया, यह चोपड़ा साहब ही थे जिन्होंने मुझे अपनी फिल्म कहानी जो बाद में बंद हो गई थी मैं किम के साथ मुख्य भूमिका निभाने के लिए चुना था। वह बी सलीम और जावेद ने दिल्ली में मेरा नाटक नादिर शाह देखने से पहले यहाँ मैं राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय में सक्रिय रूप से जुड़ा हुआ था। चोपड़ा साहब ने होटल अशोका में मेरा ऑडिशन लिया था। उस समय मैं संजीव कुमार, विद्या सिन्हा और रंजीता अभिनीत पति पत्नी और वो नाम की एक कम बजट की फिल्म बना रहे थे चोपड़ा साहब, और वो चाहते थे कि मैं फिल्म के नतीजे आने तक इंतज़ार करूँ, क्योंकि उन्हें फिल्म की लोकप्रियता को लेकर संदेह था। उन्होंने मेरा आत्मविश्वास बढ़ाते हुए कहा कि मुझे स्क्रीन टेस्ट देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैंने ऑडिशन बहुत अच्छे से पास कर लिया था। दीपक पराशर ने बताया कि फिल्म की शूटिंग के दौरान उनका जीनत मान के साथ प्रेम संबंध था। जीनत ने हाल ही में संजय खान से ब्रेकअप लिया था और उन्हें किसी सहारे की ज़रूरत थी। बाद में दोनों ने अलग होने का फैसला किया, क्योंकि दीपक की माँ चाहती थी कि उनकी बहू फिल्म इंडस्ट्री से ना हो। दीपक पराशर ने बताया कि मिस्टर इंडिया प्रतियोगिता जीतने के बाद उनका बी आर चोपड़ा से संपर्क हुआ था। रवि चोपड़ा ने दीपक को अपने घर बुलाया और उन्हें बी आर चोपड़ा की होली पार्टी में आमंत्रित किया। दीपक की होली की पार्टी पसंद नहीं थी, लेकिन चोपड़ा के सम्मान में वो फिर भी पार्टी में गया। पार्टी में पहुंचते ही सबने दरवाजे पर उनका स्वागत करते हुए जोर से कहा, देखो चोपड़ा साहब का नया हीरो है। दीपक हैरान रह गए, क्योंकि उन्हें अभी तक आधिकारिक तौर पर हाँ नहीं कही थी, लेकिन अब उन्हें समझ आ गया कि बी आर चोपड़ा सबको बता रहे थे कि उन्हें साइन कर लिया गया है, इसलिए दीपक ने भी उनकी बात मान ली। 1980 में कई पत्रिकाओं में खबरें छप रही थी कि सिमी द्वारा कुर्बानी फिल्म ठुकराने पर फिरोज खान उनसे बहुत नाराज थे। फिरोज खान को अपनी फिल्मों को ठुकराने वाले अभिनेताओं का रवैया कभी पसंद नहीं आता था। सिमी ने कुर्बानी फिल्म ठुकराकर इंसाफ का तराजू में जीनत के साथ तीसरी मुख्य भूमिका निभाने का फैसला किया था, जिसके लिए फिरोज खान ने उनकी जमकर आलोचना की, जबकि कुर्बानी में सिमी शक्ति कपूर के साथ मुख्य खलनायिका की भूमिका निभाती। जब सिमी से इस मामले पर सवाल किया गया तो उन्होंने कहा, सच नहीं है, मुझे नहीं लगता कि फिरोज खान ने कभी ऐसा कुछ कहा होगा, वे कभी ऐसे बयान नहीं देते। लेकिन यहाँ तक रोल की बात है, वह पूरी तरह से वैम्प का रोल था, उसमें अभिनय की कोई गुंजाइश नहीं थी। मैं फिरोज खान के साथ काम करने के लिए बहुत उत्सुक थी। सालों से मेरा उनसे करीबी रिश्ता रहा है। कहानी सुनाने के बाद मैंने उन्हें एक पत्र भी लिखा था। मैंने उनसे साफ तौर पर कहा था कि अगर इस रोल में मानवीय पहलू हों तो मुझे इसे करने की खुशी होगी। मैंने इंसाफ का तराजू का फिल्म इसलिए स्वीकार की क्योंकि यह एक छोटा और प्रभावशाली रोल था। मैं हमेशा से यह साबित करना चाहती थी कि मेरी डायलॉग डिलीवरी अच्छी है। मैं यह साबित करना चाहती थी कि मैं बिना किसी उच्चारण के हिंदी बोल सकती हूँ। मुझे लगता है कि मैंने साबित कर दिया है। राज बब्बर ने कहा, इंसाफ का तराजू से मेरा किरदार एक पारंपरिक हीरो का नहीं था। मैंने इसे एक अभिनेता के रूप में खुद को साबित करने के लिए स्वीकार किया था। अगर मैं स्टार बन गया तो महज संजोग था, और मेरी किस्मत 1979 में जब फिल्म की शूटिंग शुरू हुई, तभी से मेरे अच्छे अभिनेता होने की खबर जंगल की आग की तरफ फैल गई। यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट साबित हुई और राज बब्बर का कैरियर चल निकला। तो ये थी इस फिल्म से जुड़ी हुई कुछ बातें, इसी बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट। उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।